राधे राधे दोस्तों। तो मैं आज क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर सेकेंड का अगला लेक्चर के लेकर के आया हूं। मैंने पिछले लेक्चर में पीएच स्केल क्या होता है, पीएच मान क्या होता है और पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व क्या है, इस पर मैंने इन डिटेल इन डेप्थ चर्चाएं की थी। आज भी मैं कुछ और टॉपिक अम्ल से संबंधित चर्चा करूंगा। उसके अलावा मैं इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि अम्ल और भस्म पर आधारित महत्वपूर्ण सवाल क्या क्या पूछी जाती है। उसके अलावा मैं इन बातों पर भी डिस्कस कर दूंगा और यहीं से आज शुरू कर दूंगा कि लवण का निर्माण कैसे होगा और लवण में क्या क्या पढ़नी है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है अम्ल भस्म और लवण और टॉपिक होने वाला है, आज हम सबसे पहले पढ़ाएंगे प्रबल एवं दुर्बल अम्ल। प्रबल एवं दुर्बल अम्ल, एक को कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। तो सवाल ये उठता है कि आप किसे कहिएगा कि ये प्रबल है और किसे कहिएगा ये दुर्बल है। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं और उसके बाद मैं समझा दूंगा कि दुर्बल अम्ल क्या होता है। जैसे देखिए ये HCl है और CH3COOH है। मैंने HCl का 100 मॉलिक्यूल लिया और इतना ही मॉलिक्यूल मैंने 100 ही मॉलिक्यूल मैंने CH3COOH का भी लिया। CH3COOH का भी मैंने मॉलिक्यूल 100 लिया। मैंने इसे भी वाटर में डाला, इसे भी वाटर में डाला, इसे भी वाटर में डाला। मैंने आर्हेनियस का परिभाषा बताया था कि अम्ल को जब भी जल में घोलते हैं तो H प्लस आयन देता है, H प्लस आयन। मैंने HCl वाला को ऑब्जर्व किया तो हमें 100 H प्लस आयन मिला। मैंने HCl वाले को ऑब्जर्व किया तो मुझे 100 H प्लस मिला, जबकि मैंने CH3COOH वाले को ऑब्जर्व किया तो हमें मिला मात्र 40 H प्लस आयन। ये कैसे हुआ, ये हो क्या गया? यहां पर 100 H प्लस मिला और यहां पर मात्र 40 H प्लस मिला। ऐसे क्या खामियां रह गई, खूबियां रह गई, क्या परेशानियां हुई? यह 100 अर्थात यहां पर HCl 100 लिए तो 100 के 100 HCl ब्रेक हुआ H प्लस और Cl माइनस में। 100 के 100 ब्रेक हुआ, टूटा H प्लस और Cl माइनस में, जबकि यहां पर केवल 40 ही CH3COOH टूटा CH3COO माइनस और H प्लस में। अर्थात इसमें कुछ अणु टूटा और अधिक अणु नहीं टूटा। तो यहीं से परिभाषा निकल के आता है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। वैसा अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः अपघटित हो जाता है या जिनका पूर्णतः आयनन हो जाता है, अर्थात कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है, उसी को कहते हैं प्रबल अम्ल। वैसा अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाता है, जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाता है, उसे हम कहते हैं प्रबल अम्ल, उसे बाबू कहते हैं प्रबल अम्ल। और वैसा अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होता है, अर्थात आंशिक रूप से आयनित होता है, अर्थात आंशिक रूप से आयनित होता है, तो उसे हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। उसे बाबू हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। सवाल उठता है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का परिभाषा क्या है? तो मैंने बताया वैसा अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होता है उसे प्रबल अम्ल, और वैसा अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं, अर्थात आंशिक रूप से आयनित होता है।
एक प्रश्न पूछता है, एक प्रश्न न जाने कितना बार बोर्ड एग्जाम में आया है और 2027 बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। तो चलिए वो क्वेश्चन क्या है उस पर भी मैं आज आपको चर्चा कर ही दूं। जल के अनुपस्थिति में जल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? जल की अनुपस्थिति में अगर जल नहीं हो, जल नहीं हो तो जल के बिना अम्ल अम्ल नहीं रहता, जल के बिना अम्ल अम्ल नहीं रहता, क्षार क्षार नहीं रहता। ऐसा क्या होता है? जल के साथ क्या रिलेशन है? कहते हैं क्या रिश्ता है तुम्हारा गंगा के साथ? क्या रिश्ता है तुम्हारा गंगा के साथ? तो क्या रिश्ता है जल के साथ? कि जल के बिना जीवन संभव है? अरे मानव का तो जीवन संभव नहीं है। और जान ले देवी और सज्जनों, भाई और बंधुओं, कि यहाँ पर जो HCl है या कोई अम्ल है उसका भी जल के बिना जीवन नहीं है, उसका प्रभाव ही नहीं है। कहता ना मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। अगर भक्त ना हो तो भगवान का कोई अस्तित्व होता है क्या? होता है क्या? नहीं। उसी प्रकार जल नहीं होगा, अम्ल का भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। अगर जल नहीं हुआ तो अम्ल का भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा देवी और सज्जनों, जल के अनुपस्थिति में अम्ल H+ आयन नहीं देता है। जल के अनुपस्थिति में अम्ल H+ आयन नहीं देता है, जिसके कारण जल के अनुपस्थिति में अम्ल H+ आयन नहीं देता है, जिसके कारण जिसके कारण ये अम्लीय व्यवहार नहीं प्रदर्शित करता है। अम्लीय व्यवहार का ही मतलब है H+ आयन का देना। देवियों और सज्जनों, माता और बहनों, ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। H+ आयन जब तक नहीं देगा कोई लेकर के, आप ये नहीं कह सकते कि अम्ल है, क्योंकि अभी तक जो आपने सीखा है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूं। कहते हैं केमिस्ट्री में हर चीज आप जब एक सीखने का प्रयास कीजिएगा और लगेगा एक सिद्धांत को आपने सीखा, पता चलेगा ये भी फेल कर गया। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज मिस्ट्री। ये सब मिस्ट्री है, केमिस्ट्री भी और हिस्ट्री भी, दोनों के दोनों मिस्ट्री सब्जेक्ट है, दोनों के दोनों मिस्ट्री सब्जेक्ट है। लेकिन हम आपके जहन में घोल देंगे चीनी को पानी में, जैसे घोला जाता है वैसे हम आपके रगों में, आपके दिमाग में केमिस्ट्री को घोल देंगे। कहता जैसे चीनी में पानी जैसे घोल दोगे। चीनी को कहाँ घोलोगे? पानी में। ये गाना बड़ा फेमस है, चीनी में पानी को घोलना है। उसी प्रकार हम आपके दिमाग में केमिस्ट्री को घोल देंगे। और जल की अनुपस्थिति में जल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? क्योंकि जल की अनुपस्थिति में जल H+ आयन नहीं देता है। यह था प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल। यहीं पर एक और शब्द पूछा जाता है, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। देखिए नामे से सांद्र, कॉन्संट्रेटेड, ये पानी और अर्थात जल और अम्ल का मिश्रण, पानी और अम्ल का मिश्रण, दो गो मिश्रण बनाए, एक लेंगे अम्ल और दूसरा लेंगे जल। एक अम्ल बाबू, दूसरा जल। एक होने वाला है अम्ल और दूसरा जल। जब अम्ल अधिक, देवी और सज्जनों, अम्ल की मात्रा अधिक हो, जल की मात्रा कम हो। अम्ल की मात्रा अधिक, अम्ल ज्यादा देना है। किस में? जब विलयन बनाएंगे अम्ल और जल का, तो अम्ल ज्यादा हो जल कम हो, ऐसे हैं सांद्रम। ऐसे अम्ल को कहते हैं सांद्रम। ये जी सुनो ना, क्या कहते हैं? सांद्रम। और तनु अम्ल किसे कहेंगे देवी और सज्जनों? तनु अम्ल, तनु मतलब तनिक, और अम्ल का मात्रा कम हो तो उसे हम कहते हैं तनु अम्ल, उसे हम कहते हैं तनु अम्ल। आशा करते हैं यहां तक क्लियर हो गया। एक और सवाल पूछता है,
दही या खट्टे पदार्थ को, दही या खट्टे पदार्थ को तांबे या पीतल के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए? दही या खट्टे पदार्थ को तांबे या पीतल के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए? तो जान लीजिए देवी और सज्जनों, दही में तो आपको मालूम ही है लैक्टिक एसिड होता है और स्वाद में खट्टा अम्ल होता है, अर्थात दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल उपस्थित होता है। दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल उपस्थित होता है और अम्ल के उपस्थिति के कारण, अम्ल के उपस्थिति के कारण, और मालूम होगा कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाता है और H2 गैस मुक्त करता है, H2 गैस मुक्त करता है। यहां पर परिभाषा याद रखिएगा, दही व खट्टे पदार्थ में जब हम दही व खट्टे पदार्थ को जब हम पीते या तांबे के बर्तन पीतल व तांबे के बर्तन में जब दही या खट्टे पदार्थ को रखा जाता है, दही व खट्टे पदार्थ में अम्ल की उपस्थिति के कारण ये अम्ल तांबे या पीतल के बर्तनों से क्रिया करके विषाक्त लवण बना लेता है जो खाने योग्य नहीं रह जाता है। इसलिए दही या खट्टे पदार्थ को पीतल या तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। तांबे या पीतल के बर्तन दही या खट्टे पदार्थ में उपस्थित अम्ल से क्रिया करके विषाक्त लवण बना लेती है जो खाने योग्य नहीं रह पाता है, जो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है। के कारण दही या खट्टे पदार्थ को तांबे या पीतल के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। दही या खट्टे पदार्थ को तांबे के बर्तन में नहीं। अब देखिए एक सवाल यहां पर सांद्र और तनु अम्ल मैंने पढ़ाया, यहीं पर एक सवाल और मैं डिस्कस कर दूं, मैं एक सवाल और डिस्कस कर, अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। ना कि जल को अम्ल में। कहोगे बात देख के बोलते हैं और घुमा देते हैं इन्हें सुने। अरे इन्हें सुने नहीं घुमा रहे, बड़ा ही काम की चीज है। अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में, ना कि जल के अम्ल में। याद रखिए अम्ल का तनुकरण, अम्ल का तनुकरण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अम्ल का तनुकरण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ध्यान से सुनिएगा देवी और सज्जनों, अम्ल का तनुकरण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अम्ल का तनुकरण क्या है बाबू रे? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है, जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। लेकिन जब जल को अम्ल में मिलाया जाता है तो एक ही साथ अधिक मात्रा में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है और जिस अधिक ऊष्मा के कारण पात्र टूट सकता है या अम्ल छलक करके चेहरे पर पड़ सकता है, अम्ल छलक करके चेहरे पर पड़ सकता है, जिससे आपका सुंदर चेहरा छुछुंदर हो सकता है, खराब हो सकता है, सुंदर चेहरा खराब हो सकता है। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि हमेशा अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाइए, ना कि जल के अम्ल में, वरना इतना खूबसूरत सा चेहरा, ये चांद सा जो मुखरा है वो बर्बाद हो जाएगा। कहता है ना, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। तुम हमसे मिलो या ना मिलो कोई बात नहीं, तुम हमसे मिलो या ना मिलो कोई बात नहीं, तुम्हारी 11 से मुलाकात बुरी लगती है, तुम्हारी 11 से मुलाकात बुरी लगती है। ये जो इतना खूबसूरत चेहरा दिया है इसका मतलब नहीं इसे खराब कर देना है, इसका मतलब ये नहीं देवी और सज्जनों कि आप उसे खराब कर दें, और खराब करना भी नहीं है। चलिए और आगे चर्चा कर दें।
मैंने अभी ये 3 क्वेश्चन अभी देखिए, मूलतः जो बोर्ड में हर बार एक दूसरे साल, हर दूसरा से तीसरा साल, चौथा साल पूछा ही गया है। क्या पूछा गया है? तो सबसे पहला बात मैंने बताया, सबसे पहला बात, अम्ल का व्यवहार जल की अनुपस्थिति में अम्लीय क्यों नहीं होता है? क्योंकि H+ आयन नहीं देता है। दूसरा, दही या खट्टे पदार्थ को पीतल या तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए? दही या खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है जो तांबे व पीतल के बर्तनों से क्रिया करके विषाक्त लवण बना लेता है। तीसरा क्वेश्चन मैंने बताया, अम्ल को तनुकृत करते समय यह ध्यान में क्यों रखना चाहिए कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। अगला जो है आपका, अगला जो बातें हैं आपके सामने, अगला जो बातें हैं आपके सामने, ये प्रबल एवं दुर्बल अम्ल था, प्रबल एवं दुर्बल अम्ल था। और उसके बाद अब जो बाबू चर्चा करेंगे, अब जो चर्चा करेंगे वो होगा प्रबल और दुर्बल अम्ल, प्रबल और अब जो होगा प्रबल और दुर्बल भस्म, प्रबल और दुर्बल भस्म पर चर्चा करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस पर। तो ये उसी प्रकार जहां पर आपने अम्ल का प्रयोग किया था वहां पर भस्म का, तो वैसा भस्म जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाता है, वैसा भस्म जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाता है उसे प्रबल भस्म कहते हैं। अगर 100 NaOH लें तो 100 Na+ भी मिले और 100 OH- भी मिले। अगर 100 NaOH लें तो 100 Na+ मिल जाए, 100 OH- मिल जाए, तो उसे हम कहते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्य है, वो प्रबल विद्युत अपघट्य, वो क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य अर्थात प्रबल भस्म है। वो क्या है? प्रबल भस्म है। और वैसा भस्म जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होता है, अर्थात आंशिक रूप से आयनित होता है, उसे हम कहते हैं दुर्बल भस्म। दुर्बल भस्म क्या होता है? जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होता है उसे दुर्बल भस्म कहते हैं, और जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होता है उसे प्रबल भस्म कहते हैं। उसी प्रकार सांद्र भस्म भी है और तनु भस्म भी है। सांद्र भस्म किसे कहेंगे? वैसा अम्ल वैसा भस्म और जल का मिश्रण जिसमें भस्म की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम हो, उसे सांद्र भस्म कहते हैं। और वैसा भस्म और जल का मिश्रण जिसमें जल की मात्रा अधिक और भस्म की मात्रा कम हो, तो उसे हम बोलेंगे दुर्बल भस्म, उसे बाबू कहेंगे दुर्बल भस्म। तो एक मैंने बताया प्रबल भस्म, दूसरा बताया दुर्बल भस्म। तो वैसा भस्म जिसमें जल की मात्रा अधिक और भस्म की मात्रा कम हो उसे बोलते हैं तनु भस्म, उसे बोलते हैं बाबू तनु भस्म। तनु मतलब तनिक, जिसकी मात्रा ही कम हो। और जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं, जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। तो आज मैंने ये बताया कि कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है, कौन प्रबल भस्म है, कौन दुर्बल भस्म है, और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है उस पर भी मैंने चर्चाएं की है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए रसायन शास्त्र महाराज सर के साथ।